आज की क्लास में हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने आपको पढ़ाया था पहली चीज अभी तक की क्लास में कि कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं दुनिया में? 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। उनमें से 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम पता है आपको? ट्रिक बताए थे, ट्रिक से सही या डायरेक्ट सही जैसे बता सकते हो बता दो। 17 न्यूट्रिएंट्स के नाम बोलो एक करके, हम लिखना चाहते हैं, आप एक करके नाम बोलिए आप लोग हमको डायरेक्ट। हाँ, ऑक्सीजन एक एक करके बोलो, स्टार्ट एक एक करके बोलो। ट्रिक को यूज करो और अपने से बताओ, ट्रिक को डिकोड करके आंसर दो। ट्रिक क्या था? ट्रिक बोलो पहले। पीके का कौन सा मग, मतलब बोलो इसको डिकोड करो। फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। पीके का कौन सा मग, कौन की स्पेलिंग CHON, कौन? पीके का कौन सा मग, पहला ट्रिक था। पीके का कौन सा मग, कितने एलिमेंट्स आ गए? आपका फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और मैग्नीशियम, इतने आगे। और बताओ आगे ट्रिक, इसके आगे का, इसके आगे बोलो। तो उसको डिकोड करो। मैंने का क्या होगा? MN। जंग का, जंग का जिंक, जंक। लगा का, मैंने जंक लगा, बेकार, बेकार का बोरॉन। मैंने जंग लगा बेकार, डिकोड करो। मोबाइल का मॉलिबेडनम, मोबाइल। कल, कल का, कल का क्लोरीन। निकाल का, निकाल। फेका का, निकाल फेका का आयरन और कोबाल्ट ना, कॉपर की कोबाल्ट, श्योर। चलो कॉपर है, कोबाल्ट है, हमारे हिसाब से कोबाल्ट होना चाहिए ना, ठीक है जो भी है एनीवे। तो आपको ये याद हो जाएंगे, ये 17 एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। एसेंशियल एलिमेंट समझ में आया? ये सारे के सारे हमारे बॉडी में पाए जाने वाले एसेंशियल एलिमेंट्स है। चलेगा अच्छे से? कॉपर है कि कोबाल्ट है? कॉपर था, ठीक है। कहां? अच्छा बेनिफिशियल, अच्छा अब बेनिफिशियल एलिमेंट कितने बताए थे? बेनिफिशियल एलिमेंट आपको कितने बताए थे? बेनिफिशियल एलिमेंट 4 थे। क्या ट्रिक बताए थे उसके लिए? ट्रिक बताओ। सेना को सिलिकॉन बेनिफिशियल, ए ट्रिक था। सेना, सेना की स्पेलिंग बोलो। SE, सेना ना, SENA, सेना। SE मतलब सेलेनियम, Na मतलब सोडियम, सेना। हाँ, सेना को से हो गया कोबाल्ट, सेना को सिलिकॉन, सेना को सिलिकॉन बेनिफिशियल है, मतलब सेलेनियम, सोडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन, ये 4 एलिमेंट बेनिफिशियल एलिमेंट है, याद रहेंगे। बेनिफिशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं? सेना को सिलिकॉन बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल के अंदर आएंगे सेना को सिलिकॉन, मतलब सेलेनियम, सोडियम, कोबाल्ट और ये कौन सा है? सिलिकॉन। ये 4 चीज जो है आपके बेनिफिशियल एलिमेंट है। इस तरह हमको कितने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा? 17 और 4 17 + 4 कितना हुआ? 21 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ये 21 एलिमेंट्स प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए 21 एलिमेंट्स से रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। तो बाकी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। 17 + 4 चलेगा।
अब ये 17 एलिमेंट्स को प्लांट में ज्यादा क्वांटिटी जरूरत होती है, कम क्वांटिटी में, इस बेसिस पर दो भाग में डिवाइड किया गया था। जिनकी प्लांट्स में ज्यादा जरूरत होती है उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? ऐसे एलिमेंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं उनको। मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी ज्यादा जरूरत होती है उनको मैक्रो, जो कम जरूरत होती है उनको, जिसकी प्लांट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसकी प्लांट्स को कम मात्रा में जरूरत होती है उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। किस अमाउंट से कम या ज्यादा तुम कंपेयर करोगे? कोई अमाउंट लोगे ना, एक होगा जिससे कम 10 मिली मोल पर केजी, 1 किलोग्राम में 10 मिली मोल। ये ड्राई वेट से कंसीडर करेंगे या फ्रेश वेट से? ड्राई वेट से। तो ड्राई वेट से अगर कंपेयर करें तो 10 मिली मोल से ज्यादा अगर जरूरत हो रहा है प्लांट को तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और 10 मिली मोल से कम जरूरत पड़ा तो उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानेंगे। ठीक है ना? 10 मिली मोल से कम जरूरत पड़ा तो माइक्रो, 10 मिली मोल से ज्यादा जरूरत पड़ा तो माइक्रो। टोटल कितने एलिमेंट है? एसेंशियल एलिमेंट टोटल कितने हैं? 17। बताओ उसको, उसमें से मैक्रो कितने होंगे और माइक्रो कितने होंगे? देखकर कोई आंसर नहीं चाहिए हमको, सब कुछ बिना देखे। 9 मैक्रो होंगे। कैसे मालूम चला? याद करने का ट्रिक क्या बताए थे? आधा आधा कर दो दोनों तरफ, मैक्रो ज्यादा मतलब इसको एक ज्यादा दे दो और एक कम कर दो उधर। समझ में आई बात? तो आपका डिवाइड करोगे 17 को तो 8 8 दोनों में जाएगा आधा आधा, और एक बचेगा तो बचा हुआ किसके पास जाएगा? ज्यादा वाले के पास ज्यादा होगा। ठीक है, ये ट्रिक था याद करने का। तो 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और 10 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का नाम ट्रिक क्या था मैक्रो न्यूट्रिएंट के लिए? पीके का कौन सा मग? तो पीके का कौन सा मग? इसका ट्रिक है। और इसका ट्रिक क्या था? मैंने जंग लगा बेकार मोबाइल, कल निकाल फेंका। कल निकाल फेंकू है? चलेगा? चलेगा, रफ करें। यहां तक हम लोगों ने कल की क्लास में सब कुछ पढ़ रखा था। अब आज की क्लास स्टार्ट करें बिना डिले किए। ये जितना भी हमने पढ़ाया वो कल की क्लास था। जिन बच्चों ने कल की क्लास अच्छे से की रही होगी उनको सब कुछ समझ में आया होगा। जो बच्चे कल की क्लास में एब्सेंट रहे होंगे उनको प्रॉब्लम हुआ होगा अभी तक में। चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। आज की क्लास ध्यान से समझना। एसेंशियल एलिमेंट टोटल कितने हैं? 17 है। इन एसेंशियल एलिमेंट्स को क्वांटिटी के बेसिस पे अगर बांटा जाए तो दो टाइप में बांटा गया था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर इनको फंक्शन के बेसिस पे बांटे, किस बेसिस पर बांटे? फंक्शन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्या काम करते हैं इस बेसिस पर बांटे तो ये एसेंशियल एलिमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? 4। किस बेसिस पर बांटे तो? समझ में आई बात? अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को क्वांटिटी के बेसिस पे बांटेंगे तो सिर्फ दो ही होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। लेकिन फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करें तो ये 4 तरह के होते हैं। 1 2 3 4। सबसे पहला आपकी एनसीईआरटी बुक ने लिखा है, पहला है स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट सबसे पहला है। सबसे पहले वाले का नाम क्या रखा आपकी बुक ने? सोच कर बताओ उसका नाम। बताओ बताओ इन एलिमेंट्स को स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये प्लांट्स में क्या बनाने का काम करेंगे? प्लांट का स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। तो प्लांट्स का स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। प्लांट्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब क्वेश्चन है, ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनोगे आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना, उसमें आंसर लिखा हुआ है। आपका आईक्यू टेस्ट है। कौन सा एलिमेंट ऐसा है, कौन सा एलिमेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है? कौन स्ट्रक्चरल एलिमेंट? कैसे मालूम चला? हाँ, ध्यान समझना। कौन, हम क्वेश्चन में आंसर बोल दिए थे। कौन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है? कौन है? CHON। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट को स्ट्रक्चरल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। कौन को स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं? कौन को कहते हैं बताओ? स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन है?
हाँ, आंसर क्या होगा? कौन? आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन है, तो आंसर क्या होगा? कौन है? हाँ, कौन? CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट आउट ऑफ 17 एलिमेंट में से इन चार एलिमेंट को स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स का स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बनाने के काम आते हैं। मैक्सिमम बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्हीं एलिमेंट से बने होते हैं। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर आपने पढ़ रखा है? बायो बायोमॉलिक्यूल्स के नाम बताइए तो। हाँ, आपने पढ़ा है उस चैप्टर को, बताइए बायोमॉलिक्यूल्स के नाम बताइए, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अरे बाप रे बाप, पुष्टि पकड़ो, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, नाम पता है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाँ, अच्छी बात है, आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, नाइट्रोजनस, आपके वो न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो आपके क्या पढ़ा है आपने? डीएनए आरएनए क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स है कि नहीं है? है। तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, ये मेनली बायोमॉलिक्यूल्स है। और इन सब में कार्बन होगा कि नहीं होगा? सभी में। डीएनए में होगा कि नहीं होगा कार्बन? प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड में, सब में होता है। तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चार ऐसे एलिमेंट है जो सभी बायोमॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। सभी बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हैं, इसलिए बायोमॉलिक्यूल्स में ये CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता ही होता है सभी बायोमॉलिक्यूल्स में। चलेगा? चलो, आपसे कुछ बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का टेस्ट ले लेते हैं। आपने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा? टेस्ट लेते हैं, जल्दी ध्यान सुनना। कार्बोहाइड्रेट पहला बायोमॉलिक्यूल का नाम है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरे लिपिड, तीसरा प्रोटीन, चौथा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। ये मेनली बायोमॉलिक्यूल्स आपने पढ़े होंगे मेजरली। तो बताइएगा कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, लिपिड में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन में कौन कौन से पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से पाए जाते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, आपने पढ़ रखा है बायोमॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट? कितने बच्चों को याद है? जल्दी से आंसर दीजिए। कार्बो कार्बोहाइड्रेट का, हाँ, ओके, सभी को याद है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बता दो कोई। CH2O या CH2O की पावर, C की पावर है बेस X, H2O पावर Y, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। लिपिड का फॉर्मूला याद है किसी को? लिपिड किससे मिलकर बना है? कौन कौन से एलिमेंट होते हैं लिपिड में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, चार एलिमेंट से मिलकर बना है। प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं पता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा, यहां पे भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होता है मेनली, सॉरी सॉरी। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में सेम होता है, बस इसका कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें भी होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें भी होता है। प्रोटीन में क्या क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये चार पांच एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये पांच एलिमेंट से प्रोटीन मिलकर बना होता है। याद कर लो, नोट डाउन कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा है। और डीएनए आरएनए में क्या क्या होता है? कार्बन होगा कि नहीं होगा? हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अब बोलो और बोलो अब। फॉस्फोरस, वेरी गुड, फॉस्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। कभी कभी, रेयरली, कभी कभी किसी किसी में यहां पर सल्फर भी हो सकता है, चलेगा? रेयरली, कभी कभी ऐसा सल्फर हो सकता है, जनरली नहीं होता सल्फर, लेकिन कभी कभी सल्फर हो सकता है। समझ गए? मेनली यहाँ पे मेनली सल्फर नहीं ही मान के रखो, यहाँ पर यही चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये पांच एलिमेंट से मिलकर बना है। चलेगा? इतनी सी बात समझ में आ रही है सभी को? अब एक चीज और थोड़ा सा पढ़ सकते हो,
प्रोटीन में, किसी किसी प्रोटीन में फास्फोरस भी होता है, बहुत रेयर होता है, वेरी वेरी रेयर है, बहुत कम। किसी किसी प्रोटीन में फास्फोरस भी होता है, किसी किसी प्रोटीन में। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या जो करना है कर लो। आपको इतना याद होना चाहिए, दिमाग जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कौन से एलिमेंट में क्या है, थोड़ी देर पूछेंगे अगले 5 से 10 मिनट में आपसे पूछने वाले हैं। एलिमेंट्स के नाम याद कर लो जल्दी से, दिमाग पे नोट डाउन कर लो कॉपी पे। बायोमोलिकुलर चैप्टर में पढ़कर आए थे आप, चलो रफ कर दे और पूछेंगे थोड़ी देर में, 5 से 10 मिनट में आपसे पूछने वाले हैं, इसलिए रेडी रहना मेंटली। चलो अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट 17, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनको फंक्शन में से कितने भाग में बांट दिया गया, 4 पार्ट में। पहले का नाम स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट में कौन आते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाने का काम आते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चारों का नाम आता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट में आते हैं। आगे पढ़ा जाए कि दूसरा है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। दूसरे कौन से हैं, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स। जो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, जहां पर एनर्जी बनाने से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड में डिवाइड किया गया। दूसरे ये कंपाउंड है जो एनर्जी देने का काम करते हैं। बताओ एनर्जी कहां बनती है आपके शरीर में, कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जहां पर एनर्जी बनती है, सेल चक्र में पढ़ाए थे, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से एलिमेंट की जरूरत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपके देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, एटीपी बनती है ना, एनर्जी बनती है ना। एटीपी का फुल फॉर्म किसी को पता है, एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सभी को पता है। अब जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान, इसका फुल फॉर्म ध्यान से सुनो और ध्यान से सुनकर आंसर देना। बताना कि आपके एटीपी का मेन कंपोनेंट कौन है, कौन सा एलिमेंट है, इस 17 एलिमेंट में से कौन सा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट है, इन एटीपी, फॉस्फोरस इन एटीपी। एटीपी बनाने में फॉस्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। और एनर्जी रिच कंपाउंड बनाया कि नहीं बनाया, समझ में आया। दूसरी कैटेगरी में जाएगा फॉस्फोरस, इस कैटेगरी में आएगा। किसी का माइक ऑन है और मेरी आवाज मुझे आ रही है। तो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड फॉस्फोरस जो है एटीपी बनाने का काम आता है। दूसरा है मैग्नीशियम, का नाम सुना होगा आपने, एमजी। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आपके कहां पाया जाता है, तो आपकी बुक में लिखा है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में आपके मैग्नीशियम होता है। और ये क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम होता है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी बनाने में काम आता है, एटीपी बनाने में वहां भी काम आता है। इसलिए मैग्नीशियम और फास्फोरस दो एलिमेंट को रखा गया, एनर्जी रिच कंपाउंड में रखा गया। इनका काम है एनर्जी बनाने में हेल्प करना। रिपीट कर रहे हैं, सुनो एक मिनट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बायोमोलिक्यूल्स बनाने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल एलिमेंट में रखा गया है। फॉस्फोरस और मैग्नीशियम एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। इसलिए इनको रखा गया है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड में रखा गया है। तीसरी कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी कैटेगरी है आपकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करने वाले। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करने वाले एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े हो आप लोग, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जब पढ़ाए थे तो उसमें ऑस्मोसिस पढ़ाए आपको, थोड़ा बहुत याद है ऑस्मोसिस। अगर याद है तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जल्दी से आंसर देना। अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए किसी सेल को, तो उसमें पानी भर जाएगा या निकल जाएगा, उससे पानी फूल जाएगी या पिचक जाएगी, हाइपरटोनिक। ये हाई, वेरी गुड।
अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को डाल दिया जाएगा तो उसके अंदर जो भी पानी होगा सेल के अंदर वो बाहर निकल जाएगा, एक्जो ऑस्मोसिस जाएगी और सेल पिचक जाएगी। क्लियर है इतनी सी बात? अगर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल देंगे तो क्या होगा? फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी, फूल जाएगी। पता है ये बात? तो ऐसा करना है सेल को, ना तो फुलाना है हमको ना पिचकाना है। मछली देखा होगा आपने, मछलियों को देखा है, समुंदर में मछली रहती है, समुंदर में कुछ मछलियां समुंदर में रहती हैं, तो समुंदर में नमक ज्यादा होता है या कम होता है समुद्र के पानी में, सी वाटर में? तो बताना, बहुत ज्यादा नमक का पानी है इसलिए बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो वहां पर मछली अगर रहती है तो मछली के शरीर के लिए मछली के शरीर से सारा पानी बाहर क्यों नहीं निकल जाता? मछली सूख क्यों नहीं जाती पानी में? हाँ, वो मछली जो समुद्र में रहती हैं वो मछली जितना बाहर में सॉल्ट होगा, जितना कंसंट्रेशन बाहर में सॉल्ट का होगा उतना ही अंदर का कंसंट्रेशन बराबर बना के बैलेंस कर लेती हैं अपनी बॉडी को। और बैलेंस कैसे करती है दोनों जगह बराबर, जितना बाहर है उतना ही अंदर मेंटेन कैसे कर लेती हैं? तो ऐसे मेंटेन कर लेती हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपकी जो मेंटेन करने की मदद करते हैं उनको ऑस्मोटिक पोटेंशियल एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम, इनमें से पहला है सोडियम, का नाम सुना है आपने? पोटेशियम का नाम सुना है? क्लोरीन का नाम सुना है? ये तीन एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को बॉडी के मेंटेन करते हैं, सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने काम आते हैं, इसलिए इनको ऑस्मोटिक पोटेंशियल में रखा गया। मेनली आपके एनसीईआरटी बुक ने पोटेशियम का नाम लिखा है, इसलिए पोटेशियम सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखना। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, सोडियम भी इंपॉर्टेंट है, सोडियम में प्लस का सिंबल, पोटेशियम में प्लस का सिंबल और क्लोरीन में माइनस का सिंबल। ये तीनों एलिमेंट बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक ने पोटेशियम का नाम लिखा है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए पोटेशियम, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। याद रहेगा? आपकी आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने वाले एलिमेंट का नाम क्या है? पोटेशियम। याद रहेगा? चलो, बड़ी अच्छी बात, अगर आपको समझ में आ गई है ये बात तो बड़ी अच्छी बात है कि पोटेशियम बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, और इस कारण ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होने की वजह से आपके समुद्र में भी मछलियां जिंदा रहती हैं, उनसे पानी नहीं निकलता। हाँ, क्या चीज? नहीं, प्लांट्स के सभी जगह पाया जाएगा। प्लांट्स आपके सॉइल में, जो मिट्टी में जो पेड़ लगे हुए हैं, अगर सॉइल पानी, ना तो पेड़ से पानी बाहर निकलेगा और ना पेड़ के अंदर पानी आपके ऐसा मेंटेन रहेगा कि पेड़ से पानी बाहर ना निकल जाए, उस चीज को मेंटेन करने के लिए प्लांट के अंदर ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इससे पेड़ से पानी बाहर ना निकल जाए, उल्टा ना होने लगे। जो समुद्र के आसपास पेड़ रहते हैं, मेराइन वाटर में मैनग्रोव प्लांट होते हैं, वो कैसे जिंदा रहते हैं वहां पर? मैनग्रोव प्लांट समुद्र के आसपास कैसे जिंदा रहते हैं? वहां इतना खारा पानी होता है, तो ये अपना ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रहते हैं, वहां के बराबर कर लेते हैं। मतलब अपने यहाँ का कोई पेड़ उखाड़ कर ले जाओ और समुद्र के पानी डाल दो उसमें, तो मर जाएगा। अपने यहाँ का पेड़ समुद्र के पानी पीते ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। लेकिन जो पेड़ वहां रहते ही ऑलरेडी रहते हैं समुद्र के आसपास, वो पेड़ अपने आप को कैसे जिंदा रखते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के एग्जाम में। नॉर्मल प्लांट्स में अगर मेराइन वाटर डाला जाए तो मर जाएंगे, लेकिन मेराइन वाटर के जो मेराइन प्लांट्स जो हैं वो मेराइन वाटर में आराम से जिंदा रहते हैं, आराम सर्वाइव करते हैं। कैसे? ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ, वो अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन कर लेते हैं। किसकी मदद से मेंटेन कर पाते हैं? सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, ये तीन एलिमेंट इस काम में हेल्प करते हैं। सबसे मेन है पोटेशियम, याद रखना। चलेगा? पोटेशियम सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, लिख लो। अभी तो और बताना, चौथा भी बताना बाकी है अभी। चलो चौथा पढ़ते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? कोफैक्टर आपने पढ़ा होगा, एंजाइम जब पढ़ाए होंगे सर, आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एंजाइम्स जब पढ़ाए होंगे तब कोफैक्टर के बारे में पढ़ाए होंगे। नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ द एंजाइम, एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो प्रोटीन पार्ट नहीं होता, उसी को कोफैक्टर कहते हैं। तो वो प्रोटीन होता है कि नहीं होता? हमको
आपने पहले पढ़ रखा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर, सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, लेकिन प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम में होता है उसी को कोफैक्टर कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर। कोफैक्टर का काम क्या होता है? हाँ, इनका काम होता है एंजाइम को एक्टिवेट करना। कोफैक्टर क्या होते हैं, ध्यान से समझ लो। कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीनस पार्ट होते हैं, नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम के नॉन प्रोटीनस पार्ट होते हैं, और क्या करने में मदद करते हैं? हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को एक्टिवेट करने के काम आते हैं। इतना सा आपको समझ में आ गया है तो देख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है, जो करना कर लो। हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं अभी तक की क्लास को, जितना आज पढ़ाया हमने। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसेंशियल एलिमेंट, टोटल 17 थे। उन 17 एसेंशियल एलिमेंट को फंक्शन के बेसिस पे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले पार्ट कहते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जिसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरे पार्ट को कहते हैं एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, और एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड में कौन कौन आता है? फास्फोरस और मैग्नीशियम आता है। तीसरा पढ़ाया ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, उसमें आते हैं सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन का नाम आता है। चौथा बताया कोफैक्टर, कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम के नॉन प्रोटीनस पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। आपने एंजाइम चैप्टर में पढ़ लिया है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, इसके बारे में डिटेल में। प्रोटीन के नॉन प्रोटीनस पार्ट, सॉरी एंजाइम के नॉन प्रोटीनस पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं, और कोफैक्टर का काम क्या है? एंजाइम को एक्टिवेट करना। तो एंजाइम को एक्टिवेट करने के काम आते हैं, याद रहेगा। चलो, बड़ी अच्छी बात है, कितना समझ में आ गया। लेकिन एक बुरी बात यह है कि आपकी क्लास को रिकॉर्डिंग देना बंद करना पड़ेगा, हमको लगता है आपकी क्लास को रिकॉर्डिंग हम बंद करने वाले हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग देने के कारण आप देखते हैं आपके बच्चे लगभग 50-60% अटेंडेंस रहती है पर डे। 50 से 60% बच्चे ही आते हैं पर डे। 50-60 बच्चे से ज्यादा ऑनलाइन होते नहीं, 60 बच्चे तक ऑनलाइन होते हैं बस। हम सोच रहे हैं कि आपके बैच को अब रिकॉर्डिंग देना बंद कर देंगे हम। किसी किसी को मजबूरी होता है, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम है तो वो हमसे मांग ले, वो अलग बात है। बाकी बच्चों को हम सबको नहीं देंगे, पब्लिकली रिकॉर्डिंग को पब्लिक नहीं करेंगे, सोच रहे हैं। आज बस कर देंगे, कल से आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद वाली रिकॉर्डिंग अब मांगने पे मिलेगी, जिसको जरूरत हो वो मांग के ले हमसे। ठीक है, प्रॉब्लम बताए अपनी क्यों चाहिए, सबको नहीं देंगे। ठीक है, बदमाशी कर रहे हो तुम लोग, मतलब अपना ऑनलाइन रहो सब बच्चे, सुनो, जितने लोगों को प्रॉब्लम नहीं, सुनो, ध्यान से सुनो, समझो, फिर आप रिकॉर्डिंग घर पे रिवीजन के लिए यूज करो। रिवीजन के लिए देते हैं कि आपको कुछ भूल जाता है क्लास के बीच में, तो दोबारा सुन लो। चलो आगे पढ़ते हैं, अगर यहां तक समझ में आया है तो। रिपीट कर रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट को फंक्शन के बेसिस पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, स्ट्रक्चरल, एनर्जी रिलेटेड, ऑस्मोटिक और कोफैक्टर। कोफैक्टर के एग्जाम्पल से बहुत बार क्वेश्चन आया है, और कोफैक्टर कई एंजाइम, कौन से एंजाइम का कौन सा कोफैक्टर है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होंगे बहुत सारे एंजाइम के कोफैक्टर, डाइजेशन चैप्टर में पढ़े होंगे बहुत सारे एंजाइम उनके कोफैक्टर के नाम पढ़े हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़कर आए होंगे आप लोग कोफैक्टर के बारे में डिटेल में, और बहुत सारा डाइजेशन चैप्टर में पढ़ के आएंगे एंजाइम्स के नाम और उसके कोफैक्टर। हम इनमें से कुछ नाम यहां पर बताने जा रहे हैं आपको, रफ कर दे इसको। चलो इसको हम रफ कर रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, क्या कौन से क्या है एग्जाम? हाँ हाँ, वो वही बताने जा रहे हैं, वही बताने जा रहे हैं, डिटेल में बता दे रहे हैं, इसलिए रफ कर रहे हैं। कोफैक्टर को डिटेल में बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, इसलिए कुछ ट्रिक देते हैं हम आपको, सुनना ध्यान से। ट्रिक क्या क्या है? पहला ट्रिक है लोहे की बिल्ली, ट्रिक नंबर 1, सुनना ध्यान से, ट्रिक लिख लो कहीं पे। पहला ट्रिक है लोहे की बिल्ली। बिल्ली समझते हो ना, इंग्लिश में कैट बोलते हैं, हाँ कैट, कैट बिल्ली। किस चीज की बनी है? लोहे की बनी है बिल्ली, लोहे की बिल्ली, पहला एक ट्रिक था। दूसरा ट्रिक सुन लो,
प्यारी दीदी, प्यारी दीदी, एक छोटा सा बच्चा है, अपनी दीदी को समझा रहा, दीदी को बोल रहा है प्यारी दी, दी मतलब दीदी है ना। प्यारी दीदी या प्यारी दी, रब ने, रब मतलब समझते हो भगवान, गॉड, अपनी बहन को बता रहा है, तुम्हारा छोटा भाई जो है, अपना तुम्हारा छोटा अदिति का छोटा भाई है एक छोटा सा, और अदिति का छोटा भाई अदिति को बता रहा था एक दिन, प्यारी दी, रब, रब ने पेप्सी, रब ने पेप्सी मैगी खाने को मना किया है, मैगी मना किया है। याद रहेगा? अदिति, तुम्हारा छोटा भाई तुमको बोल रहा था एक दिन। एक सेकंड बच्चों, मेरा बॉडी गिर गया, एक मिनट रुकना। इसको सही करो, स्टैंड, स्टैंड सही करो। एक सेकंड बस बच्चों, कर रहे हैं। हाँ, उसको मेंटेन करना है, अब कर नहीं पा रहे हैं। अब लगता है काम चल जाता है तो इसीलिए काम चला लेता है आदमी। लॉकडाउन में कुछ कर नहीं रहे ना, उसको तार से क्या नट बोल्ट रखे हैं उसके लगाने के लिए बस, लेकिन अभी कस नहीं पा रहे हैं, बस वो किसी को बुला के वो ड्रिलर से ड्रिल कराना पड़ेगा ना, तो चलेगा। तो कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो दूसरा ट्रिक क्या है? प्यारी दी, रब ने पेप्सी मैगी मना किया है। ट्रिक याद होते जा रहे हैं आपको? चलो इन दो ट्रिक को पहले डिकोड कर लेते हैं। लोहे को क्या कहेंगे? कौन सा एलिमेंट है लोहा? मतलब कौन सा एलिमेंट? आयरन, आयरन, एफई मतलब होता है लोहा, आयरन, ठीक है। और बिल्ली का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं बिल्ली को? कैट। कौन सा, कोई एंजाइम का नाम बताओ जिसका नाम कैट से मिलता जुलता हो, कोई एंजाइम का नाम? नहीं, एंजाइम, एंजाइम का नाम कोई कोई कैटलेज, वेरी गुड, कैटलेज। कैटलेज वो एंजाइम है, कैटलेज एंजाइम को, कैट, सीएटी, कैट लगा है ना आगे, कैटलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले एलिमेंट का नाम बताओ। कैटलेज का कोफैक्टर कौन है? समझ याद हो गया? पहला, कैटलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए आयरन इंपॉर्टेंट है। कैटलेज का कैट देख लेना, बिल्ली, बिल्ली किस चीज की बनी हुई है? लोहे की बिल्ली है, चलेगा। तो कैटलेज एंजाइम एफई आयन जो है वो किसका एक्टिवेटर करने के लिए काम आता है? एफई आयन, कैटलेज, याद हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? प्यारी दीदी, प्यारी दी, रब ने क्या मना किया है? पेप्सी मैगी मना किया है। हाँ, इसका डिकोड करते हैं, प्यारी दीदी, चलो प्यारी दी को देखेंगे अगर, तो प्यारी से बन गया पायरुवेट, प्यारी बन गया पायरुवेट, और डी बन गया डीहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज पहला एंजाइम है जिसको एक्टिवेट करने का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले एलिमेंट का नाम बताइए। दूसरा नाम है यहां पर रब, रब से बन गया रुबिस्को, एंजाइम का नाम सुने हो? रुबिस्को, RUBISCO, राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, फोटोसिंथेसिस रिसेप्टर पढ़ने मिलेगा। दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम यही है, रुबिस्को। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम का नाम, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम का नाम रुबिस्को। प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीनस एंजाइम है। कहां पढ़ते हैं रुबिस्को एंजाइम के बारे में? कहां पढ़ेंगे हम? कौन से चैप्टर में? फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में आएगा। पेप्सी बन गया, पेप्सी बन गया पेप्सिको, PEPCO, पेप्सिको एंजाइम। पेप्सिको फुल फॉर्म है इसका, अगर देखोगे पेप्सिको का फुल फॉर्म देखोगे, इसका फुल फॉर्म आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। क्या फुल फॉर्म है इसका?
फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम जो है पेप्सिको। तीसरा देखते हैं आपकी मैगी का मतलब क्या दिया यहां पर। मैगी का मतलब सोचो कौन सा एलिमेंट से मैगी कनेक्टेड कर सकते हो, मैगी को कनेक्ट करो। मैग्नीशियम, वेरी गुड, मैग्नीशियम Mg। तो मैग्नीशियम आयन कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट कर सकता है? पहला पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को, रुबिस्को एंजाइम को और पेप्सिको एंजाइम को। आपसे क्वेश्चन कैसा आता है ध्यान से समझना। पेप्सिको एंजाइम जो है, पायरुवेट आपका पेप्सिको एंजाइम या रुबिस्को एंजाइम या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले कोफैक्टर का नाम बताइए। कौन सा कोफैक्टर इसको एक्टिवेट करता है? क्या आंसर होगा? मैग्नीशियम, याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं कई बार। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले एलिमेंट का नाम बताइए, रुबिस्को एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले एलिमेंट का नाम बताइए, पेप्सिको एंजाइम का एलिमेंट एक्टिवेट करने वाले एंजाइम का नाम। तीनों के लिए सेम एंजाइम है, तीनों के लिए कोफैक्टर सेम है, मैग्नीशियम। याद रहेगा मैग्नीशियम का काम इन तीन एंजाइम को एक्टिवेट करना। हमको पता है एंजाइम के नाम अभी आपको याद नहीं होंगे, लेकिन टेंशन मत लो, ये सभी एंजाइम के नाम अभी आपको याद हो जाएंगे कुछ दिनों में। जब आपको रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब यहाँ पे ये एंजाइम के बारे में याद हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो रुबिस्को पेप्सिको का नाम याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। और कैटलेज आपको पढ़ाया जा चुका होगा, सर ने पढ़ाया होगा कैटलेज एंजाइम के बारे में पहले ही जूलॉजी में। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। एक और ट्रिक सुन लो। एक जंग लगी हुई पुरानी कार है, जंग लग गई कार। कार देखा आपने? पुरानी कार, ऐसी कार जो कबाड़ हो चुकी है, जंग लग गया है। तो उससे उसको लोग किस लिए यूज करेंगे? घूमने जाने के लिए या उसमें बैठे दारू पीने के लिए? हाँ, तो ये ट्रिक इसका यही है। उसका यूज घूमने जाने के लिए नहीं करेंगे, उसका यूज दारू पीने के लिए करेंगे। ध्यान से देखना, उसका ट्रिक है वो। ट्रिक क्या है? नेक्स्ट है, जंग लगी कार में, जंग लगी कार में अल्कोहल दे, अल्कोहल दे। ट्रिक याद हो गया, जंग लगी कार में अल्कोहल दे। कौन सी कार में बैठ के दारू पी रहा है लोग बाग? जंग लगी हुई कार में बैठकर लोग दारू पी रहा है। अल्कोहल मतलब दारू है। क्लियर इतनी सी बात? जंग लगी कार में अल्कोहल दे, इसको डिकोड करते हैं। जंग का क्या हो सकता है? डिकोड करो, जंग का मतलब जिंक, वेरी गुड, जिंक, ZN। तो ZN से क्लियर हो गया, जिंक के बारे में जिंक की बात कर रहे हैं। जिंक एलिमेंट का यूज कहां कहां करते हैं, किस किस चीज में कोएक्टिवेटर की तरह यूज करते हैं? जितने भी एंजाइम्स, कार जिसके वर्ड में पहला अक्षर कार होगा, जिस एंजाइम में कार लिखा हो वो सारे एंजाइम आपके याद रखिएगा जिंक से एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पहला एंजाइम का नाम लिखते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। देखो कार लिखा है आगे में। फिर दूसरा आपके बुक में नाम लिखा है कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम का पहला वर्ड क्या है? और कार में क्या लग गया है? जंग। कार और जंग याद रखना, पूरा याद नहीं रहा तो कार और जंग याद रखना। कार लगे वाले में सब में जंग याद रखना, कार में जंग लगा हुआ है। तीसरा कार्बोनिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले एलिमेंट का नाम जिंक है। इतना समझ में आई बात? इतना कोड डिकोड हो गया। जंग और कार, कार में जंग लग गया है। तो कार वाले सारे तीनों एंजाइम किससे कनेक्ट करोगे? मैच करने के लिए कॉलम आएगा आपको। मत याद, टेंशन मत लो कि एंजाइम याद करने पड़ेंगे, एंजाइम याद नहीं करने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन में एंजाइम का नाम लिखा रहेगा हमेशा, सिर्फ एलिमेंट का नाम पूछा जाता है, इसमें कौन से एलिमेंट से एक्टिवेट होगा। तो आप बस कनेक्ट करना होता है आपको, बस एंजाइम को और आपको नाम को, एलिमेंट को कनेक्ट करना होता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसा आया? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम किससे एक्टिवेट होगा, कौन से एलिमेंट से? जिंक से। अभी हम पूछेंगे सारे क्वेश्चन। ट्रिक को सुन रहे हो, मजाक में ले रहे हो या सीरियसली सुन रहे हो? हम पूछेंगे भी, चेक करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, अब इसको अल्कोहल दे को कोड करते हैं। अल्कोहल दे, इसका मतलब आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की बात किया है। कौन सा एंजाइम?
एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले एलिमेंट का नाम बताइए, कोफैक्टर का नाम बताइए। इस एंजाइम का कोफैक्टर कौन होगा? जिंक होगा। तो जिंक किस किस एंजाइम का कोफैक्टर है? कार वाले सारे एंजाइम का और एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज का। याद रहेगा, कार और एल्कोहल में जंग लगा हुआ है। समझ गए? इतना समझ में आ गया इस ट्रिक से? ट्रिक लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, मिटा दे। चलो अब लास्ट ट्रिक पढ़ते हैं और उसके बाद हम आपसे पूछने वाले हैं सारे कोफैक्टर के बारे में एक साथ। लास्ट ट्रिक पढ़ाते हैं और उसके बाद पूछना स्टार्ट, आपसे क्वेश्चन आंसर शुरू। हाँ, एक मिनट बता देते हैं। पेप्को, पेप्को का फुल फॉर्म एनसीईआरटी में लिखा तो है, देखो आपके एनसीईआरटी में। नहीं नहीं, आप ये वो तो अलग है, वो तो है ही। आपकी बुक में यहां पर लिखा है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। हाँ यही है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ जो है ना उसका 1 2 3 करके जो लिखा हुआ है, थर्ड वाला पैराग्राफ देखो, उसमें लिखा है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेप्को फुल फॉर्म है। तो पेप्को एंजाइम जो है उसको आपका यही करता है। हाँ कहां पर? हाँ राइबुलोज, हाँ राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज फुल फॉर्म है इसका। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीजनेज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज फुल फॉर्म आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रुबिस्को का फुल फॉर्म। हाँ राइबुलोज, राइबुलोज बोलने में कुछ गड़बड़ हो गया था क्या हमसे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, राइबुलोज है वो, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को का फुल फॉर्म वही है। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है थर्ड पैराग्राफ में, वहां से भी पढ़ सकते हो आप। चल लास्ट पढ़ते एक और ट्रिक देते हैं आपको, उसके बाद खत्म करते हैं। लोग कर क्या रहा था? दारू पी रहा था। कहां बैठ के दारू पी रहा था? कार में बैठ के। पुलिस आई, कार में दारू पी रहा था ना, पुलिस आएगी कि नहीं आएगी? पकड़ ली। अब कोई कार में बैठ के दारू पी रहा होगा, पुलिस पकड़ेगी तो क्या कर पाएगी? माफी मंगवाएगी कि नहीं मंगवाएगी? हाँ, और हाँ तो रात को उन लोग को माफी मांगना पड़ा, तो माफी, माफी इन नाइट, नाइट में माफी मांगना पड़ा। देखो ट्रिक को ऐसे याद कर सकते हैं, एक तरीका ये है। जिसको ये ट्रिक पसंद ना आए तो उसके लिए एक और ट्रिक भी है मेरे पास। जिसको ये ट्रिक अच्छा लगे ये रख लो, जिसको ये ट्रिक अच्छा ना लगे वो रख सकते हो। मॉल से निकाल फेंका, जिसको जो ट्रिक अच्छा लगे, दोनों ट्रिक एक ही जगह पे है, जिसको जो अच्छा लगे रख सकते हो। मॉल से निकाल फेंका, जिसको दो में से जो अच्छा लगे आप रख सकते हो, निकाल फेंका। इस ट्रिक को डिकोड करते हैं, जो अच्छा लगे देख लो। ये नाइट का फुल फॉर्म करें, नाइट का फुल फॉर्म है आपका, नाइट का फुल फॉर्म है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ज्यादा फिट है, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले एलिमेंट का नाम क्या है? आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है मॉलीबेडनम। एमओ, एमओ मतलब होता है मॉलीबेडनम। मॉलीबेडनम जो एलिमेंट है उसकी, उससे कौन सा एलिमेंट एक्टिवेट होता है, कौन सा एंजाइम एक्टिवेट करता है मॉलीबेडनम? हाँ ये आपके एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट यहां पर लिखा हुआ है, मॉलीबेडनम से नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम का कोफैक्टर कौन है? मॉलीबेडनम है। लेकिन यहां पर नहीं दिया है, लेकिन आप जान लो एफ ई भी नाइट्रोजनेज का कोफैक्टर है। ये दोनों ही कोफैक्टर है नाइट्रोजनेज एंजाइम के। एफ ई आयन भी आपका, एफ ई आयन और मॉलीबेडनम आयन दोनों काम करते हैं, इसलिए दोनों हमने एक साथ बता दिए। आपकी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ मॉलिबेडनम का नाम लिखा है, एफी का नाम नहीं लिखा है, तो चाहो तो एफी भूल भी सकते हो। लेकिन याद रखना दोनों एलिमेंट मॉलिबेडनम एंड एफी बोथ आर द कोफैक्टर ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के कोफैक्टर कौन कौन से हैं? मोफी, माफी, माफी मांगने से मोफी याद रखना, मॉलिबेडनम और आपका आयरन, याद रहेगा। अगर ये सारे ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गए हैं
अच्छे से। तो बिना कॉपी देखे चीटिंग मत करना, चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपका मेन एग्जाम नहीं चल रहा, नीट का एग्जाम नहीं हो रहा है, अपने आईक्यू टेस्ट करिए खुद का। हम एंजाइम के नाम बोलेंगे, आपको उसका एलिमेंट बताना है। सिर्फ एंजाइम के नाम हम बोल रहे हैं, एलिमेंट आपको बताना किससे मैच करेगा। चेक कर, टेस्ट है आपका, कॉपी मत देखना, किताब मत देखना, डायरेक्ट आंसर देना बिना देखे कुछ, ठीक है। बोलना, हम एंजाइम का नाम बोल रहे हैं कैटलेज। कैटलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले एलिमेंट का नाम किसी को याद है? आयरन। Fe, जिसको याद था बहुत अच्छी बात है। लोहे की बिल्ली थी कैट, कैट देखना यहां पर, कैट से लोहा याद कर लेना। दूसरा पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले एलिमेंट का नाम। नाइट्रोजिनेज, मॉलिबेडनम एंड Fe। अगर एक ही पूछेगा तो कौन सा सेलेक्ट करोगे? सिर्फ एक होगा तो सबसे मेन मॉलिबेडनम का की आंसर में। यहां पर एंजाइम के नाम एक तरफ लिख रहे हैं हम, देखो एक तरफ लिख रहे हैं एंजाइम के नाम और एक तरफ लिख रहे हैं को फैक्टर के नाम। देख पा रहे हो, पहला क्लियर हो गया, दो क्लियर हो गए, तीसरा एंजाइम का नाम हम लिख रहे हैं, आप आंसर दीजिएगा। रुबिस्को एंजाइम, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, शॉर्ट करने यू छोटा होगा, RUBISCO, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? मैग्नीशियम। रब ने मैगी खाना मना किया था ना। पेप्सिको एंजाइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पेप एंजाइम के लिए PEP, पायरुवेट। पेप्को एंजाइम के लिए मैग्नीशियम ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सभी आयन है, लेकिन हम आयन नहीं लिख रहे हैं, सबके आगे आयन लगा लेना। आयन कैसे लगाओगे? देखो +2 लगा दोगे तो ये आयन बन जाएगा। समझ में आ रही बात? यहां पर भी +2 लगा दोगे तो फेरस आयन बन जाएगा। मैग्नीशियम के आगे भी +2 लग जाएगा। समझ रहे हो? मॉलिबेडनम के आगे भी +2 लग जाएगा ऊपर में, इसका मतलब आयन बन जाते हैं ये। मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 लग जाएगा, चलेगा। अगला बताइएगा बिना देखे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले कोफैक्टर का नाम। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इस एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले कोफैक्टर का नाम बताइए। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन बोलिएगा ना, आयन, आयन का मतलब ये, इसका मतलब आयन पढ़ते हैं इसको, मैग्नीशियम आयन। अगला बताइए कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले एलिमेंट का नाम। कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाला जिंक, कार का बताए थे, जंग लगी हुई कार है, जिंक हो जाएगा, जिंक के ऊपर +2 लगा दो, जिंक आयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाला। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाला कौन है? जिंक है। आपका पूछा जाए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाला, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को जिंक। याद रहेंगे सारे? और कोई छूट रहा क्या? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसके लिए भी जिंक आयन होगा। ये सारी ट्रिक मेरे अपने खुद के बनाए हुए ट्रिक है, अगर आपको अच्छे ना लगे तो आप खुद के अपने बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर ट्रिक से इसलिए पढ़ाना है क्योंकि एलिमेंट के नाम याद रखना मुश्किल पड़ता है, इसलिए ट्रिक से चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आपको जो ट्रिक अच्छा लगे अपना खुद का बना लीजिएगा, चलेगा। ये 8-9 आपको पढ़ा दिए हैं, ये सभी एंजाइम कैसे किससे कौन एक्टिवेट होता है आपको मालूम चल गया। एंजाइम्स और उनके कोफैक्टर ये आपको मालूम चल गए। इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मार सकते हो, ट्रिपल स्टार दे सकते हो यहां पर।
नाइट्रोजनेज एंजाइम का, नाइट्रोजनेज, माफी मांगना, नाइट में माफी मांगा, रात को माफी मांगनी पड़ी, ठीक है। मॉलिबेडनम और आयरन जो है नाइट्रोजनेज एंजाइम का, ये कई बार एग्जाम में नीट में आ चुका है क्वेश्चन। नाइट्रोजनेज एंजाइम का कोफैक्टर कौन सा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। रुबिस्को का भी याद कर सकते हो, इसको 1 स्टार दे सकते हो, कैटलेज को 1 स्टार दे सकते हो, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को 1 स्टार दे सकते हो, जो एनसीईआरटी में दिए हुए उनको 1 स्टार दे सकते हो, लेकिन 3 स्टार है नाइट्रोजनेज को दिया हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया उसको, चलेगा। चलो तो फिर आगे हम चलते हैं, आपको इतना समझ में आ गया है तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे थे एसेंशियल एलिमेंट का डिवाइडेशन, कितने टाइप के, कितने तरह के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, क्वांटिटी के बेसिस पर कितने तरह के होते हैं, 2। कौन कौन से, मैक्रो एंड माइक्रो। और फंक्शन के बेसिस पर, 4। कौन कौन से, स्ट्रक्चरल, फिर एनर्जी रिच कंपाउंड, और तीसरा ऑस्मोटिक फैक्टर, और चौथा कोफैक्टर। वेरी गुड। कोफैक्टर और उनके एंजाइम के नाम याद हो गए, कॉलम मैच कर सकते हो, अगर मैच करने के लिए आ जाए, ए बी मैच करना है कॉलम तो मैच कर लोगे। आपका नीट के एग्जाम का बहुत अच्छी बात यह है कि आपको ना तो एंजाइम के नाम याद करने पड़ेंगे, ना एलिमेंट के नाम याद करने होंगे, दोनों क्वेश्चन और आंसर में होगा। सिर्फ बस आपको किससे कौन मैच करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। पता है ना, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखा रहता है सामने में, बस आपको मैच करना होता है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, पता है ना। नीट का एग्जाम में नाइट्रोजनेज एंजाइम क्वेश्चन पूछ लेगा, नाइट्रोजनेज एंजाइम कौन सा एलिमेंट द्वारा कोफैक्टर और एक्टिवेट होता है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, क्या, आयरन। हाँ, मेन आंसर मॉलिबेडनम रहेगा, मॉलिबेडनम नहीं है तो आयरन। चलो अब पढ़ते हैं एक एक करके, सारे एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है, आपकी बुक में लिखा है, एक एक एलिमेंट के फंक्शन पढ़ना है। तो पहले बताइए प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, प्लांट के लिए जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है प्लांट को, मेन एलिमेंट का नाम बताइए, सबसे मेन एलिमेंट कौन कौन सा प्लांट के लिए। नहीं, आपसे क्वेश्चन क्या प्लांट कैसे पूछा, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पूछ रहे हैं प्लांट्स में हम कौन से एलिमेंट की कमी ज्यादातर होती है, कौन सा एलिमेंट डालते हैं हम, खाद डालते हैं पेड़ों को, तो कौन सी खाद डालते हैं, खाद एनपीके, ज्यादातर खाद आप पूछना किसानों से, आप कौन सी खाद डालते हैं किसान, एनपीके नाम की खाद डालते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट प्लांट्स को बहुत ज्यादा जरूरत होता है, इनके बिना प्लांट जिंदा भी नहीं रहेगा, अगर ये 3 एलिमेंट की कमी हो गई तो बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरत होता है प्लांट को, इसलिए ज्यादातर पेड़ जो खाद डालते हैं किसान वो यही खाद डालते हैं। तो पहला पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में, सबसे पहला एलिमेंट पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है, किसी को पता है गोपाल, कितने परसेंट नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में, 78 है, 1 नहीं है, 78%, 78% नाइट्रोजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है ये, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस यही है नाइट्रोजन। इसके बाद सेकंड नंबर में ऑक्सीजन, हाँ, तो हाईएस्ट अमाउंट में पाई जाने वाली गैस है, मतलब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत सारी पाई जाती है। तो पेड़ों को फिर नाइट्रोजन क्यों डालते हैं अलग से, क्या जरूरत है खाद डालने की, पेड़ों में कितना सारा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, पेड़ों को क्यों खाद डालते हैं, फिर नाइट्रोजन डालने की जरूरत क्यों है, पेड़ों के शरीर में नाइट्रोजन कमी क्यों हो जाती है। हाँ, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो N2 के फॉर्म में होती है, N2 बोले तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस फॉर्म में होती है, N2 के फॉर्म में होती है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन होती है 78% एयर में, वो किस फॉर्म में होती है, N2 के फॉर्म में होती है, N2 बोले तो N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस फॉर्म में होती है क्या, इस फॉर्म में नाइट्रोजन को इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते क्या, इस फॉर्म में नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म में नाइट्रोजन जो N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, और इस फॉर्म को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, प्लांट के लिए अनअवेलेबल फॉर्म में है। तो आपके दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो N2 को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सके,
कोई है दुनिया में ऐसा माइकल? हाँ, राइजोबियम का नाम सुना है। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो कुछ प्रोकैरियोटिक बोल सकते, कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया बोल दे, कुछ बैक्टीरिया हैं दुनिया में राइजोबियम के अलावा भी, और भी बहुत सारे हैं। सम बैक हाँ, सम बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। नाम आपको पढ़ने मिल चुका है आज तक बहुत बार, और आगे भी मिलेगा। तो बहुत सारे बैक्टीरिया है, आगे आएगा बहुत सारे। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है, एनाबेना है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो आपके नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया दुनिया में हैं। सम बैक्टीरिया कह सकते हैं, सम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिक्सेशन का मतलब क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अमोनिया कहते हैं इसको। तो प्लांट्स को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 15 मिनट। तो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं। और ये अमोनिया जो है, ये अमोनिया बाद में कन्वर्ट हो सकती है। क्या अमोनिया जो होती है, अमोनिया प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्या? प्लांट अमोनिया ले सकते हैं क्या? ले तो सकते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं, लेकिन अमोनिया जो होती है टॉक्सिक होती है, याद रखिएगा। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, इसलिए प्लांट ज्यादा पसंद नहीं करते। लेने को लेते हैं थोड़ी बहुत नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती है। सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विल बी एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम। अमोनिया भी नहीं, अमोनिया को बना लेगा अमोनियम। ये अमोनिया से क्या बन जाएगा, अमोनियम बन जाएगा, NH3, NH4 बन जाएगा। NH3 क्या बन जाएगा, NH4, मतलब अमोनियम पढ़ेंगे इसको। रिपीट कर रहे हैं, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इनएक्टिव नाइट्रोजन। ये क्या बन गया, अमोनिया है ये। और ये क्या बन गया, अमोनियम। तो प्लांट्स थोड़ी बहुत नाइट्रोजन जो है अमोनियम के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन अमोनिया या अमोनियम के फॉर्म में नाइट्रोजन ज्यादा पसंद नहीं है प्लांट को। क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। इसलिए प्लांट्स अमोनिया के या अमोनियम के फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करना पसंद नहीं करते। इसलिए अमोनियम आगे जाकर क्या बन जाएगा, नाइट्राइट्स बन जाएगा। पहले नाइट्राइट बन जाएगा, नाइट्रेट बन जाएगा। तो पहले क्या बनेगा, नाइट्राइट बनेगा या नाइट्रेट, NO2 बनेगा या NO3 बनेगा। माइनस का चिन्ह आएगा या प्लस का चिन्ह आएगा ऊपर, माइनस। NO2 माइनस बन जाएगा। NO2 का फुल फॉर्म बताना है आपको, नाइट्रेट या नाइट्राइट। गलत जवाब है नाइट्राइट। नाइट्राइट इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो लिख लेते हैं, यहां पर देख लो, भूलना नहीं, गलती मत करना। नाइट्राइट, NO2 मतलब नाइट्राइट होता है। और बाद में नाइट्राइट से क्या बन जाएगा, NO3 बन जाएगा, जिसे नाइट्रेट कहते हैं। तो पेड़ सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करना पसंद करते हैं। आपके घर में प्लांट लगा हुआ है, वो प्लांट सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेना पसंद करेगा, ये नाइट्रोजन के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में, या नाइट्रेट के फॉर्म में। मेनली किस फॉर्म में लेगा, नाइट्रेट। मेनली प्लांट्स जो है, मेनली इसी फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन सम अमाउंट में नाइट्राइट से भी नाइट्रोजन ले लेते हैं, और सम अमाउंट में अमोनियम से भी ले लेते हैं, दो चीजों से भी ले लेते हैं, लेकिन इनसे बहुत कम लेना पसंद करते हैं। अमोनियम से और नाइट्राइट, आपके इससे नाइट्राइट से बहुत कम नाइट्रोजन लेना पसंद करते हैं। मेनली किससे लेते हैं, नाइट्रेट से। याद रहेगा ये बात, इतनी सी बात आपके दिमाग में घुस गई अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। प्लांट के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, सबसे ग्रेट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट में नाइट्रोजन है ना। तो याद रखना, सबसे ज्यादा, सबसे सारे एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट हो, सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहला एक ही नाम ले तो नाइट्रोजन। याद रहेगा। अच्छा, अगली बात पूछा जाए आपसे कि नाइट्रोजन प्लांट से कौन से पार्ट में होता है, लीफ में, स्टेम में, रूट में, फ्लावर में, फ्रूट्स में, कौन से पार्ट में नाइट्रोजन होता है प्लांट के।
ऑल पार्ट में, ऑल पार्ट में बच्चा, सभी पार्ट में, प्लांट्स के सारे पार्ट में नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा। ऑल पार्ट में नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहां पे होगा? तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहां हो रही है, मेरिस्टेमेटिक सेल होंगी। मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब जहां सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा होगा, जहां पर सेल डिवीजन फास्ट होगा वहां पर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होगा। होने को सभी जगह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां होगा? जहां मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है नाइट्रोजन या इनएक्टिव है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है। नाइट्रोजन आता है, ये कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स में नाइट्रोजन होता है? आपको अभी 5 मिनट पहले पढ़ाए थे, याद करो। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन है क्या? कार्बोहाइड्रेट में है या नहीं है? यस नो में आंसर दीजिए। नहीं है। लिपिड में है क्या? लिपिड में नहीं है। प्रोटीन में? प्रोटीन में है कि नहीं है? तो आपको याद रखिए, बताइए, पूछे नाइट्रोजन कहां कहां पाया जाता है, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स में? प्रोटीन में होता है कि नहीं होता? होता है, पहला। दूसरा, और होता है, और किसमें होता है? न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए आरएनए में, न्यूक्लिक एसिड में आपके नाइट्रोजन होता है। तो आपके कहां कहां पे आपकी एनसीईआरटी बुक लिख रही है? प्रोटीन में होगा, न्यूक्लिक एसिड में होगा, विटामिन में होगा, विटामिन में होगा, और आपकी बुक लिख रही है हार्मोन्स में होगा। बहुत सारे हार्मोन्स में भी नाइट्रोजन होता है। तो इन 4 चीजों की बात लिख रही है आपकी बुक में, लिख रही है कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हार्मोन्स में आप किससे मिलकर बने हैं? नाइट्रोजन से मिलकर बने हैं ना। हाँ बोलो बोलो। सभी नहीं, कुछ विटामिन, जो मैक्सिमम विटामिन में पाया जाता है नाइट्रोजन, सब में तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, सब में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ सकता है, ध्यान समझना। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस पूरे पोर्शन से। पहला क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, आंसर देना। पहला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट? नाइट्रोजन। याद रहेगा, ग्रेटेस्ट अमाउंट में सबसे ज्यादा कौन सा अमाउंट में होता है? एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। ठीक है, पूछ सकता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। एनसीईआरटी की पहली लाइन है ये, वहां पर लिखा हुआ है ये। तो सबसे आंसर होगा नाइट्रोजन। दूसरी बात पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट मेनली इन द फॉर्म ऑफ NO3 माइनस। NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट या नाइट्राइट? नाइट्रेट। तीसरा क्वेश्चन पूछा सकता है, सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, सम अमाउंट में अमोनियम एंड नाइट्राइट, NO2 माइनस और NH4। NH4 पॉजिटिव, NH4। अगला पूछा जाए, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय द विच पार्ट ऑफ द प्लांट? प्लांट के कौन से पार्ट में जरूरत होता है? ऑल प्लांट। मेनली, मेनली कौन से टिश्यू को चाहिए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। मेटाबॉलिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है नाइट्रोजन? एक्टिव है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि which is the nitrogen is the one of major constituents of, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी विटामिन एंड हार्मोन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? तो नाइट्रोजन आपका प्रोटीन में भी होता है, न्यूक्लिक एसिड में भी होता है, विटामिन में भी होता है और हार्मोन्स में होता है। इन चारों जगह नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट है इन चारों जगह का। और इसके साथ साथ आपका नाइट्रोजन खत्म हुआ, अब बच्चे भागने लगे हैं, लगता थक गए हैं या इंटरनेट खत्म हो रहा है उनका। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नाइट्रोजन खत्म हो गया, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। यहां तक रीडिंग मार कर रखना, ठीक है। बाकी बच्चे अब थक गए हैं, लग रहा है बिल्कुल एकदम हारी मान रहे हैं। चलो, कल यही सेम टाइम पे 3:45 पे कल आपकी क्लास होगी आगे की। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ बोलना चाह रहे हो? अक्षय, हाँ बोलो। जिस फॉर्म में प्लांट लेना पसंद करता होगा, किस फॉर्म में लेना पसंद करता है प्लांट? नाइट्रेट। तो मतलब प्लांट जो नाइट्रोजन डालते होंगे, खाद डालते होंगे, वो किस फॉर्म डालते होंगे? नाइट्रेट के फॉर्म में डालते होंगे, क्योंकि प्लांट को उसी फॉर्म में लेना है ना।
हाँ डाल देते हैं, तो उसमें नाइट्रेट के फॉर्म में डालते हैं। और एक चीज और याद कर सकते हो, इस नाइट्रोजन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। अभी भी जो पढ़ाए थे आपको नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो पढ़ाए थे, वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला एंजाइम नाइट्रोजिनेज है। कहां पाया जाएगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम? कहां पाया जाएगा? ऐसे बैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते होंगे, ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनके शरीर के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। मतलब राइजोबियम के अंदर होगा कि नहीं होगा नाइट्रोजनेज एंजाइम? होगा। तो जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया है उनके शरीर में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? हाँ, आपके शरीर में नहीं होगा, आपके शरीर में नहीं है नाइट्रोजनेज। अगर होता आपके शरीर में नाइट्रोजनेज तो आप भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते। समझ गए? चलो धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे और हम लोग कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। धन्यवाद। बाय बाय बच्चों। बाय बाय बाय।